नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल। रोज की तरह आज फिर आपके बीच में हूँ और आज चर्चा का विषय घरेलू है। घरेलू माने मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की राजनीति का, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी सत्तारूढ़ दल की राजनीति का। तो इन दिनों मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, दो दो विधानसभा उपचुनाव में उलझी हुई है। इधर बुधनी में उपचुनाव है, इधर विजयपुर में उपचुनाव है। बुधनी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान का पुराना निर्वाचन क्षेत्र है और जो विजयपुर है ये कांग्रेस के पुराने कार्यवाहक अध्यक्ष अब प्रदेश के, जो अब तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, रामनिवास रावत का चुनाव क्षेत्र है। तो दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं कि सारी नैतिकताओं को बलाए ताक रख करके मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, वो गली गली घूम रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले से और चुनाव प्रचार बंद होने की समय तक उनकी सक्रियता देखने लायक है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने वहाँ पर रात्रि विश्राम करने के लिए समय निकाला, जबकि वो इतने व्यस्त हैं। महाराष्ट्र का चुनाव भी उनके प्रचार में आता है, उन्हें बाद में झारखंड भी जाना होता है, जम्मू कश्मीर भी वो गए थे, हरियाणा भी गए थे, महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चुनाव में बहुत से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शामिल नहीं हुए चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के में, इसलिए लोगों को थोड़ा सा हैरानी हो रही है। और वो हैरानी इसलिए है कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता जिन्होंने 2020 में भारतीय जनता पार्टी को विभीषण बन के उनकी सरकार बनवाई थी। 2019 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन 19 महीने बाद ही 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 19 महीने बाद ही उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ दल बदल करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी थी। बड़ा एहसान है भारतीय जनता पार्टी का पर उनका। लेकिन आज स्थिति यह है कि सिंधिया को इन दोनों उपचुनाव में कोई पूछ नहीं रहा है, तो सिंधिया नाराज हैं। सिंधिया नाराज हैं तो सिंधिया की नाराज़गी तो समझ में आती है, राजे महाराजे हैं, उनकी आप अनदेखी करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन अकेले सिंधिया नाराज़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, हाईकमान से। पूर्व गृह मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के और शिवराज सिंह जी के बहुत खास मंत्री जो 10 साल तक रहे, भूपेंद्र सिंह, वो नाराज़ हैं। वो तो अपनी पुलिस से नाराज़ हैं, मध्य प्रदेश सरकार की जो पुलिस है उससे नाराज़ हैं। और उन्होंने तो आरोप लगाया कि जो उनके इलाके की पुलिस है सागर संभाग की, वो जासूसी करा रही है। अब इधर ये बुंदेलखंड में भूपेंद्र सिंह नाराज, चंबल ग्वालियर में हमारे माननीय महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें दिल्ली सर्किल में जेडी कहा जाता है, वहाँ कोई उनको सिंधिया नहीं कहते, वहाँ जेडी के नाम से संबोधित किया जाता है। ख़ासतौर पर कांग्रेस में तो वो राहुल के जेडी ही थे, राहुल ने कभी उन्हें महाराज या सिंधिया नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जो उन्हें महाराज आज भी कहते हैं, और वो लोग हैं जो कांग्रेस से उनके साथ आए थे। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, मूल नेता है, वो महाराज कहने में बड़ा संकोच करता है। तो सिंधिया नाराज, भूपेंद्र सिंह नाराज। अब इधर मालवा में आ जाइए, तो मालवा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब। इस सरकार में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, जबकि वो तो मोहन यादव से बहुत वरिष्ठ हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे लगातार। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार बनी थी, तब से लेकर 2018 तक उन्होंने बड़ा भागदौड़ की, लेकिन उनके हिस्से में मध्य प्रदेश का नेतृत्व नहीं आया, बागडोर उन्हें नहीं दी गई, उन्हें बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग कर दिया गया। पिछले हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए, वहाँ का प्रभारी बना दिया, उससे पहले बंगाल का प्रभारी बना दी, बाद में बंगाल के प्रभारी वो बनाए गए। यानी उन्हें इधर से उधर फुटबॉल बना के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रखा। अब वो भी चौथेपन की स्थिति में आ गए हैं, 65-67 साल के हो गए, 68 साल के, तो उनमें भी बड़ी बेचैनी भरी हुई है। और अभी दिवाली मिलन समारोह जो हुआ इंदौर में, वहाँ उन्होंने कह ही दिया, उन्होंने अपनी क्षमता और अपनी उपेक्षा के बारे में बात कर दी। उन्होंने कहा देखिए, जब मैं हरियाणा का प्रभारी था
तो क्या स्थिति थी। सरकार बनवा के आया था मैं, और शिवराज सिंह जब प्रभारी थे तो 4 विधायक जीते थे। या बंगाल में मैं जब प्रभारी था तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत कर दिया था, खड़ा कर दिया था। वहाँ की जो टीएमसी की नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस की सुश्री ममता बनर्जी, उनको नाक में चने चौबा दिए थे। तो इन सब असंतोष का एक ही मतलब है कि लोगों को ये लग रहा है कि पार्टी का जो हाई कमान है वो इन बड़े बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहा है, इनकी उपेक्षा कर रहा है। और जाहिर है विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्सुक ही नहीं थे, बल्कि वो एक सबल और प्रभावी नेता थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। डॉक्टर मोहन यादव जाने कहाँ से ढूंढ लाई भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय के लड़के का विधानसभा टिकट काट दिया और उन्हें मजबूर किया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। विधानसभा चुनाव लड़ना जीतना उनके लिए तो बिल्कुल दाएं हाथ का काम था, जीत भी गए, लेकिन उन्हें फिर मजबूर किया गया कि वो अपने से कनिष्ठ नेता के नीचे मंत्री बन करके काम कर रहे हैं। बेचारे भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का एक बड़ा डंडा है जो चलता है, वो हो रहा है। यही हाल भूपेंद्र सिंह के साथ है। यही आप इधर महाकौशल में चले जाएं तो बिश्नोई साहब हैं, जो बिश्नोई पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ है। तो चारों तरफ असंतोष ही असंतोष है। दीवार के चारों दीवारें जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता प्रतिष्ठान की हैं, संगठन की हैं, उनमें ईंटें दरक रही हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि चाहे वो महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे वो अघोषित महाराजा इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे एक ज़माने के सबसे बुंदेलखंड के भारतीय जनता पार्टी के बड़े छत्रप गोपाल भार्गव के समानांतर जिन्हें तैयार किया गया था शिवराज सिंह के द्वारा, वो भूपेंद्र सिंह हों, चाहे फिर महाकौशल में चले जाएं आप जबलपुर में अजय बिश्नोई साहब। बिश्नोई साहब बड़े अलग किस्म के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चाहे बिश्नोई हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे श्रीमंत माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, इन सबको मूसक बना दिया है। पुनर्मूसको भव। पहले भी मूसक थे जब ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार थी, अब भी मूसक है। बल्कि इनकी स्थिति तो ये हो गई है, हमारे अब बुंदेलखंड में तो कहते हैं इनका बधियाकरण कर दिया गया है। ये अब किसी मतलब के नहीं रहे। अगर होते तो श्रीमंत सिंधिया को मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता, बुलाया जाता। महाराष्ट्र में मोहन यादव घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई तवज्जो नहीं दी गई। झारखंड में नहीं दी गई। शिवराज सिंह घूम रहे हैं झारखंड में। तो ऐसी स्थिति में ये जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए तमाम नेता मन ही मन बड़े कुढ़ रहे हैं, लेकिन कहें किससे, सुन कोई नहीं रहा है। केंद्र में जो इस समय पार्टी का हाईकमान है, उसमें पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोई नहीं नट रहा है। उनका पता ही नहीं है पिछले कई दिनों से वो कहाँ हैं अध्यक्ष के तौर पर। वैसे भी उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, और एक्सटेंशन वाला जो अध्यक्ष है वो अब किसी को कितना संरक्षण दे सकता है, ये कल्पना आप कर सकते हैं। अब सवाल है मोदी जी का और शाह साहब का। तो मोदी जी और शाह साहब कब किस पर अपनी कृपा दृष्टि कर दें, कब किस पर अपनी दृष्टि वक्र कर दें, कोई नहीं जानता। खुद इन दोनों को नहीं मालूम होता। आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि यही हमारे जो लौह पुरुष हैं, आधुनिक लौह पुरुष, मोदी युग के लौह पुरुष अमित शाह साहब, ये ग्वालियर में जो सिंधियाज का पुराना महल है, जयविलास पैलेस, उसमें शाही भोज का आनंद ले चुके हैं। उसमें उनके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका लड़का, हाथ जोड़ के खड़ा था। जबकि पहले मैं तो 50 साल से ग्वालियर में हूँ, मैंने किसी सिंधिया परिवार के सदस्य को इस तरह से किसी की खातिरदारी में खड़े हुए नहीं देखा। राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी भी आई महल में, लेकिन किसी को इस तरह से हाथ बांधकर कोई खड़ा हो और सामने मेजबान भोजन का आनंद ले रहा हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो ये कृपा अमित शाह साहब ने सिंधिया पे की, तो लोगों को लगा कि सिंधिया का जलवा है, सिंधिया अंदर तक भारतीय जनता पार्टी में जगह बना चुके हैं।
खुद माननीय प्रधानमंत्री सिंधिया स्कूल के स्थापना समारोह में आए और उन्होंने वहाँ से मंच से कहा कि भाई ज्योतिरादित्य तो हमारे दामाद लगते हैं, गुजरात की लड़की इनको ब्याही हुई है, वडोदरा में सिंधिया जी की ससुराल है। इतना सब होने के बावजूद अचानक सिंधिया को हाशिए पर डाल दिया गया। लोग बहुत परेशान हैं। सिंधिया के लोग तो उनको नींद नहीं आ रही। सिंधिया के साथ जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो जो चुनाव जीते, वो जो मंत्री हैं, वो जो मंत्री नहीं हैं, वो सब के सब परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। महाराज कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? ना महाराष्ट्र में पूछ रहा है, विधानसभा चुनाव हो गए, ना झारखंड में पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी उनको नहीं भेजा गया, और तो और बुधनी और विजयपुर के विधानसभा उपचुनाव में नहीं बुलाया गया। अब दो चीज़ें हो सकती है। अब फेस सेविंग के लिए सिंधिया के लोगों की तरफ से ये खबरें उड़ाई जा रही हैं कि सिंधिया जी ने खुद मना कर दिया था कि वो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, इसलिए वो इन चुनाव में प्रचार में भाग नहीं ले सकते। अब ये बड़ा हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी जिसमें बड़ा अनुशासन का डंका पीटा जाता है, वहाँ कोई किसी व्यक्ति की हैसियत है जो अगर पार्टी कहे कि आपको वहाँ चुनाव में जाना है और वो मना कर दे कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से मैं नहीं जा सकता, तो आप समझ सकते हैं कि इस फेस सेविंग बयान में या तर्कों में कितनी दम है। असलियत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने भारतीय जनता पार्टी के मूल वरिष्ठ नेताओं को भी हाशिए पर लगा दिया है, और जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, चाहे वो सिंधिया हों, चाहे उनके सब साथ आए 20-22 विधायक पुराने, उसमें कई तो हार चुके हैं, और यहाँ तक कि अब ये जो रामनिवास रावत आए हैं जो विजयपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं, ये भी सिंधिया के पुराने पट्टे रहे हैं। लेकिन सिंधिया के साथ उस समय 2020 में नहीं आए थे, तब उनके सामने नैतिकता आ गई थी। उन्होंने कहा अरे मैं तो पक्का कांग्रेस हूँ, नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में रामनिवास रावत की और उनके कुनबे की वो गत कर दी कि रावत को घुटनों पर केवल चल करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती है दिखावे के लिए, और उसने रावत साहब को भारतीय जनता पार्टी में लिया, मंत्री भी बना दिया बिना चुनाव लड़े, और फिर उपचुनाव में चुनाव का टिकट भी दे दिया। यानी वादा खिलाफी नहीं की, जो सौदेबाजी हुई थी वो उस पर पूरा अमल किया। ये अमल सिंधिया जी के साथ भी हुआ था। सिंधिया जी जब लोकसभा का चुनाव 2018 का हार गए थे और फिर 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन्हें सबसे पहले राज्यसभा में भेजा गया, फिर मंत्री बनाया गया। बाद में फिर जब लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में तो उन्हें उनकी मनमानी सीट से गुना से टिकट दिया गया। मनवांछित सीट, मनमानी नहीं, मनवांछित और पारंपरिक सीट से टिकट दिया गया, जितवाया गया। जिन लोगों ने पहले उन्हें हराया था उन लोगों ने ही जितवाया, और बाद में उन्हें केंद्र में मंत्री भी बना दिया। मंत्री किस नंबर के किस पायदान पे वो खड़े हैं ये गणना अनुभवी लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा। मेरे तो बहुत ही प्रिय नेता हैं सिंधिया जी। उनके पिता भी मेरे बहुत प्रिय नेता थे, उनकी दादी भी मेरी बहुत प्रिय नेता थी। उनका हमारे बुंदेलखंड से बड़ा निकट का रिश्ता था, इसलिए मैं तो बहुत उन्हें पसंद करता हूँ। अब राजनीतिक रूप से नहीं करता, ये बात अलग है, लेकिन एक नेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। चॉकलेटी चेहरा है। वो अगर भाषण दे रहे होते आज महाराष्ट्र में मराठी में, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटोगे तो करोगे, वो 4 गुना ज़्यादा प्रभावी होता। और उस पर पर्दा डालने के लिए उसके खिलाफ जो असंतोष पैदा हुआ है एनसीपी में या शिंदे गुट शिवसेना में, वो भी शायद नहीं होता। वो मराठी में गिटपिट करके इन दोनों को भी समझा लेते। लेकिन पता नहीं क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि वो लगातार सिंधिया का कद छांटने में लगी है। अब ये उसकी अंदरूनी राजनीति है, इस पर हम बाहर के लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग चिंताएं जता सकते हैं, अटकलें लगा सकते हैं कि अभी महाराज सिंधिया के जो ग्रह दशा हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। शनि बकरी चल रहा है उनके कुंडली में शायद, अन्यथा ऐसा होता कि देश में इतने चुनाव हो रहे हों, छोटे भैया नेता जाके सक्रिय हो भाषण में और चुनाव प्रचार में, और सिंधिया को कोई पूछे नहीं। तो केवल सिंधिया ही नहीं, सिंधिया की पीछे एक लंबी फौज है जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी फौज है। आप देखें, एक चुनाव हार गए पुराने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बेचारे लगातार
1 साल होने को आ गया, लगातार हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन उनका पुनर्वास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। एक ज़माने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाट खड़े करने में सबसे आगे रहने वाले नेता थे, पूर्व मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जयभान सिंह पवैया उर्फ दादा, उनको भी दादा कहते हैं, डॉक्टर नरोत्तम इसको भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दादा कहते हैं। इन दोनों दादाओं को अभी तक कोई काम, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। हालांकि पवैया साहब थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ कर लेते हैं। अब पवैया साहब ने तो देखिए हमारे शहर में या किसी भी शहर में सड़कों के नामकरण का जो दायित्व है, जो अधिकार है, वो स्थानीय निकायों को होता है, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो। लेकिन हमारे ग्वालियर में एक दादा जो जयभान सिंह पवैया हैं, उन्होंने अपने घर का जो रास्ता है उसका नाम ही सेवा पथ रख दिया। जैसे कि शिवराज सिंह ने अपने भोपाल वाले बंगले का नाम मामा का घर रख दिया है। तो अब सेवा पथ पे किसकी सेवा होती है भगवान जाने, लेकिन आजकल उस सेवा पथ में मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, आरएसएस के बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं। तो लग रहा है कि वहाँ कुछ जमावट हो रही है। लेकिन सिंधिया के घर कोई नहीं गया, जब से शाह साहब के बाद से कोई बड़ा नेता नहीं गया। और हमारे जो बिश्नोई जी हैं उनके यहाँ तो सवाल ही नहीं जाने का। और भूपेंद्र चौहान परेशान है, कैलाश विजयवर्गीय भी परेशान है, और बार बार अपनी उत्तेजना को दाएं बाएं से निकाल करके अपना जो तनाव है कम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर मोहन यादव के लिए आने वाले दिन कितने अच्छे होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम चाहते हैं, और हमारी सबकी इच्छा है कि देखिए, सबका, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इस पर अमल होना चाहिए। इसमें लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सिंधिया हों, चाहे विजयवर्गीय हों, चाहे सिंह साहब हों, चाहे भार्गव साहब हों, चाहे मिश्रा जी हों, चाहे कोई हो, चाहे जयभान सिंह पवैया हों, सबका ख्याल रखना चाहिए। अब ये लोग बूढ़े हो गए हैं तो कायदे से तो इनके बच्चों को विधानसभा का टिकट दे देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी नहीं सुनी। माया सिंह 72 साल की हो गई, उनके बच्चों को नहीं मिला। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष बन गए और उनको वही पुनर्मुस्को भाव केंद्र में मंत्री थे, विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया, जीत गए, तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। उनके बच्चों को भी टिकट नहीं, कैलाश विजयवर्गीय के बच्चे का टिकट छीन के उनके बाप को दे दिया। गोपाल भार्गव भी मांगते रह गए, नहीं मिला। हमारे ग्वालियर के पूर्व सांसद जो अब पूर्व हो गए हैं, विवेक सेजवलकर, उनके बच्चों को टिकट नहीं मिला, सब दावेदार थे। अब जिनको मिला भी, भारत सिंह हैं ग्वालियर के सांसद, नरेंद्र सिंह तोमर के पटु शिष्य हैं, उन्हीं के पैदा किए हुए राजनेता हैं, वो बेचारे सांसद बन गए, लेकिन सिंधिया जी उनको काम करने नहीं देते। ग्वालियर में कोई उनकी सुनता नहीं, ना पुलिस प्रशासन सुनता है, ना जिला प्रशासन सुनता है, ना दूसरे लोग सुनते हैं। तो ऐसी असंतोष के माहौल में मध्य प्रदेश का विकास अवरुद्ध होगा, ऐसा मुझे आशंका है। अब माननीय मोहन यादव तो तमाम हाथ पांव मार रहे हैं, उन्होंने इतने छोटे समय में 2-3 बड़े बड़े निवेशक सम्मेलन करा दिए कि भाई कुछ तो पैसा मध्य प्रदेश में कहीं से आए। अब वो इसी हफ्ते आप देखेंगे विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पहली विदेश यात्रा है उनकी, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। अब उनकी जेब में कोई चुंबक डाल दी गई हो तो मुझे नहीं पता कि निवेश उससे खिंचा हुआ चला आएगा, लेकिन कोशिश करना है, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये हम लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है। तो अब कोशिश असंतुष्टों को भी करना चाहिए, जो नाराज़ हैं, जो दबे बैठे हैं, कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करें और इतने न झुक जाएं कि उनकी रीढ़ की हड्डी दोहरी हो जाए। ये सुझाव मेरा सिंधिया के लिए भी है, विजयवर्गीय के लिए भी है, भार्गवों के लिए भी है, मिश्राओं के लिए भी है, सभी के लिए है। कोई माने तो उसकी मर्जी, न माने तो उसकी मर्जी। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना है कि आप मेरे इस चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन तो दबा दीजिए, अगर पसंद कर रहे हैं तो अपने मित्रों को तो भेज दीजिए, वो भी तो सुने कि मैंने क्या कहा, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो कहता हूँ वो आप तक बिना किसी व्यवधान के पहुँच जाए। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस अर्जी को सुनेंगे, और कल फिर किसी नए मुद्दे पर मिलते हैं। जय हिंद।